नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे और अब हमास का कतर कांड, क्योंकि ईरान इजराइल दोनों इस वक्त खौल रहे हैं। लेकिन इस बीच उस हमास का क्या हुआ जो खाड़ी में आग भड़काने का जिम्मेदार है। हमास को कतर ने कहा कि देश खाली करो और इसके बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की के राष्ट्रपति से मिला और दोनों के बीच 2 घंटे से भी ज्यादा की बातचीत हुई। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस मुलाकात में इजराइल के खिलाफ आखिर क्या कोई रणनीति बनी है? क्या हमास नए सिरे से अब इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी करने जा रहा है? देखिए, इस रिपोर्ट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ईरान, इजराइल, घमासान के बीच हमास अपनी गोटी सेट करने में लगा है। वही हमास जिसने इजराइल की सीमा के भीतर दाखिल होकर खून खराबा किया, जिसमें 1200 से ज्यादा मासूम इजरायली मारे गए, जिसके बाद गाजा पर इजराइल ने हमला कर दिया और फिर ईरान ने इजराइल पर ड्रोन बरसा दिए। लेकिन हमास के वो लड़ाके अब कहां हैं? हमास फिलिस्तीन को बचाने के लिए अब क्या कर रहा है? हमास अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? और कहां है हमास का सबसे बड़ा लीडर इस्माइल हानिया, जिसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुनिया का चप्पा चप्पा नाप दिया है? इन सारे सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमास ने इजराइल पर हमला ना किया होता, रक्तपात ना होता, तो इजराइल गाजा में ना घुसा होता और ईरान एक्शन में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि ईरान, इजराइल, 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध के मुहाने पर खड़ी नहीं होते। दुनिया परमाणु युद्ध की आशंका से डरी नहीं होती। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इस्माइल हानिया कहां है और आगे क्या करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त चर्चा उस देश की जो हमास इजराइल युद्ध में सबसे अहम किरदार निभा रहा है, जो अब तक हमास के लीडरों से छिपने का सबसे बड़ा अड्डा है, लेकिन अब हमास से मुंह मोड़ रहा है। कतर में हमास का चैप्टर क्लोज। تصريحات الرئيس باعتبار أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وربطها في سياق الحركة الوطنية للاستقلال لتركيا، هذا بالتأكيد هو محل اعتزاز وتقدير منا ومن الشعب الفلسطيني، وهو يقول الحقيقة. حماس هي حركة تقاوم الاحتلال لتحرر أرضها وتحرر مقدساتها وتحرر شعبها من ظلم هذا الاحتلال التاريخي الذي وقع عليه. हमास के लीडर जल्द ही कतर से अपने ठिकाने को हटा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका लगातार कतर पर इजराइल, हमास के बीच सीज फायर संधि करवाने का प्रेशर बना रहा है, जो अब तक संभव नहीं हो पाया है। अरब अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास इस वक्त ओमान सहित 2 खाड़ी देशों से संपर्क में है। हमास का मानना है कि इजराइल के साथ बंधकों की रिहाई पर डील होने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में वो कतर के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है। हमास के नेता वर्ष 2012 से कतर में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेशर की वजह से पिछले कुछ समय में कतर और मिस्र ने हमास पर सीज फायर को लेकर अपनी शर्तें आसान करने का दबाव बनाया है। ऐसा नहीं करने पर हमास को देश से निकालने की धमकी भी दी है। इससे पहले 17 अप्रैल को कतर ने कहा था कि वो इजराइल हमास के बीच बिचौलिया की भूमिका पर दोबारा विचार कर रहा है।
कतर अब तक हमास का खुलकर समर्थन करने वाले देशों में शामिल रहा है, लेकिन अब हमास के लीडर कतर को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। लेकिन क्यों, इसे आगे दिखाएंगे। कतर के प्रधानमंत्री जासिम अल थानी ने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मध्यस्थता कराने में कतर की भूमिका का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई देश अपने चुनाव कैंपेन के लिए कतर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों में समझौते के लिए एक हद तक ही अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बाद फैसला उन्हीं को करना होगा। في هذه الوساطة سواء كانوا الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية لجسر هذه الهوة وتقديم مقترحات على أساس بناء، ولكن في النهاية دور الوسيط هو دور محدود يعني وله حدود، لا يستطيع تقديم أشياء الأطراف نفسها تتمنع عنها। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास के साथ डील करवाने के लिए कतर पर दबाव बनाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका इस मुद्दे पर कतर का बचाव करता रहा है। और इसका कारण ये है कि बाइडेन प्रशासन को डर है कि अगर हमास के नेताओं ने दोहा छोड़ दिया तो वो ईरान या सीरिया जैसे किसी देश में जा सकते हैं। यहाँ अमेरिका की पकड़ कमजोर है और ऐसे में हमास नेताओं से संपर्क करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कतर की मध्यस्थता से ही पिछले साल इजरायल हमास में समझौता हुआ था। हमास ने सबसे पहले 21 अक्टूबर को अपनी कैद में मौजूद 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया था। इसके बाद नवंबर में हमास इजरायल के बीच हुए सीज फायर की डील करवाने में भी कतर और मिस्र का अहम रोल था। कतर अमेरिका का सहयोगी होने के साथ ही हमास से भी संबंध रखता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया अब तक कतर की राजधानी दोहा से ही काम करता रहा है। कतर उन देशों में शामिल है जो मध्यस्थता करने में दक्ष माना जाता है। इजरायल हमास के अलावा यूक्रेन, लेबनान, सूडान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी कतर बिचौलिए की भूमिका निभा चुका है। बिचौलिए की भूमिका निभाकर कतर अपना मतलब सिद्ध करता रहा है। खाड़ी देशों का अगुवा बनने की चाह में कतर बीच बचाव के लिए हमेशा तत्पर दिखा है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खुद को बेहद अहम देश दिखाना चाहता है। इसके अलावा वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पड़ोसियों के हस्तक्षेप से भी सुरक्षित रहना चाहता है। तथ्य तो यही है, लेकिन सवाल सिर्फ कतर में हमास के लीडरों के छिपने का नहीं है। सवाल है, हमास के लीडर अब नया अड्डा किस देश को बनाएंगे? क्योंकि हमास के लीडर जहां भी होंगे, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद उनके पीछे होगी। हमास के लीडरों के छिपने के नए अड्डों की तलाश की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो स्ट्रक्चर एक बार फिर देखिए जिसके आधार पर हमास संचालित होता है। 15 सदस्यों का पोलित ब्यूरो, मुखिया इस्माइल हानिया, शूरा काउंसिल सुझाव देने वाली बॉडी पोलित ब्यूरो को चुनती है। वेस्ट बैंक के मामले सलेह अल अरूरी, कैद सदस्यों के मामले सलामे कतवी, गाजा के मामले मुखिया याया सिनवार, फिलिस्तीन के मामले खालिद मेशाल, अल कसम ब्रिगेड मारवान ईसा, हमास की सरकार पीएम इसामल दालिस, मंत्रालय लोकल अथॉरिटीज, सुरक्षा बल। इस वक्त हमास के जो भी नेता मिल रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स की गोली के शिकार हो रहे हैं। हमास अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, बावजूद इस तथ्य के कि ईरान से, लेबनान से, यमन से हमास को सहयोग मिल रहा है। कतर से निकलने के बाद हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया जिन देशों में अपना ठिकाना बना सकता है, उसमें तुर्की टॉप पर है। हमास का नेता इस्माइल हानिया और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। हमास ने तुर्की में भी अपना एक राजनीतिक कार्यालय खोला है। इस कार्यालय को चलाने के लिए फंडिंग तुर्की की सरकार देती है। العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة ورغم عشرات الجلسات وعشرات الأوراق المتبادلة عبر الوسطاء إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يوافق على وقف إطلاق النار على قطاع غزة. كل ما يريده وأنه يريد استعادة أسرى ثم يستأنف الحرب على غزة، وهذا لا يمكن أن يكون. ثم هو يريد لحماس وللمقاومة أن توافق। हमास के नेता आलीशान जिंदगी जीते आए हैं। फिलिस्तीन को इजरायल से बचाने के नाम पर मुस्लिम देशों से हमास को जबरदस्त फंडिंग होती है। ये फंड फिलिस्तीन की आम जनता के लिए आते हैं, लेकिन इस्माइल हानिया और याया सिनवार जैसे नेता इसे अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं।
तुर्की हमास के नेताओं को संरक्षण देता रहा है, इसीलिए इस्माइल हानिया तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिल रहा है। गाजा पर इजरायल के हमले के बाद इस्माइल हानिया और एर्दोआन की ये पहली मुलाकात है। तुर्की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2.5 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में एर्दोआन ने हमास को एक मुक्ति समूह और इजरायल को नाजियों से भी बदतर करार दिया। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कात्ज ने एर्दोआन और हानिया के बीच हुई मुलाकात की निंदा की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मुस्लिम ब्रदरहुड का गठबंधन, बलात्कार, हत्या, शवों को क्षत विक्षत करना और बच्चों को जलाना, एर्दोआन आपको शर्म आनी चाहिए। अमेरिका, इजरायल और दूसरे यूरोपीय देश हमास को एक आतंकवादी गुट मानते हैं। तुर्की का हमास के समर्थन में खड़ा होना मध्य पूर्व की समस्याओं में इजाफा ही करेगा, ना कि हल का कोई रास्ता निकलेगा। इजराइल ने अब अपने नए ऑपरेशन की तैयारी कर ली है, क्योंकि ईरान ने इस वक्त इजराइल पर अपना दबदबा बना लिया है और इजराइल का हाल यह है कि उसने अपने जवाबी हमले को लेकर अभी तक एक बयान भी जारी नहीं किया है। और इस बात से घबराए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना एक नया टारगेट चुन लिया और बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने ऑपरेशन नसरल्लाह करने की अब तैयारी पूरी कर ली है। दो 2024 में अप्रैल का महीना इजरायल के लिए ही नहीं, इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। नेतन्याहू के सामने 3 बहुत बड़े चैलेंज आ चुके हैं। पहला चैलेंज ईरान की मिसाइल है, दूसरा चैलेंज लेबनान का हिजबुल्लाह है और तीसरा चैलेंज है इजरायल की पब्लिक जो सड़क पर उतर चुकी है। पहले तो इजरायल पर ईरान ने मिसाइल बरसाई, इसका जवाब इजरायल की तरफ से भी देने की रिपोर्ट आई। लेकिन अब इजरायल की सड़कों पर नेतन्याहू पर नारे बरस रहे हैं। नेतन्याहू अपने घर में ही बुरी तरह से घिर चुके हैं। नेतन्याहू या कहें कि इजरायल पर सवाल उठने लगे हैं। ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत दिखाओ। इजरायल की जनता अब नेतन्याहू से बड़ी डिमांड कर रही है। हमास से बंधकों को छुड़ाने की मांग है, नेतन्याहू को हटाकर चुनाव कराने की मांग है। Israeli people are trapped in an abusive relationship with a fundamentalist government. They thought they could leverage the atrocities of October 7th to beat us into submission. Extreme police brutality has deterred many people from joining the protests. This is an abusive relationship. It's not a legitimate government, and we need elections immediately. There's no time to spare. ये गुस्सा देखकर नेतन्याहू खामोश हैं। इजरायल के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तेल अवीव की तस्वीरें बता रही हैं कि नेतन्याहू अपने लोगों के बीच फंस गए हैं। And we're hopeless. We don't know what to do anymore. So we're here crying and shouting for help. ये गुस्सा देखकर इजरायल को ईरान का साथी हिजबुल्लाह याद आया और फिर नेतन्याहू का ऑर्डर जारी हुआ। लेबनान पर फौरन अटैक हुआ और इसका वीडियो भी बहुत जल्द जारी हो गया। पहला हमला लेबनान के टायर हरफा में हुआ, दूसरी मिसाइल लेबनान के ओदय सेह में गिरी, तीसरी मिसाइल से लेबनान के ख्याम को टारगेट किया गया। तीनों हमलों में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। نحن في لبنان وفي كل مكان نحن محور المقاومة ومحور الممانعة. لن نرضى ولا يمكن لأحد أن يرعب أي عنصر. कहा जा रहा है कि इजरायल की फौज ने ऑपरेशन नसरल्लाह शुरू कर दिया है। इजरायल की फौज अब हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर को मारना चाहती है। हिजबुल्लाह के रोजाना हमलों से परेशान इजरायल अब ईरान समर्थित इस मिलिशिया का पूरी तरह से अंत करना चाहता है
और इससे ही इजरायल का ऑपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के जनाजे निकल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, उसके बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जितनी भी लड़ाई हुई है, उसमें हिजबुल्लाह के 285 लड़ाके मारे जा चुके हैं। ज्यादातर की मौत लेबनान में हुई है, जबकि कुछ सीरिया में हुए इजरायली हमलों में भी मारे गए हैं। इसके अलावा लेबनान के 60 नागरिकों की भी ऐसे ही हमलों में जान गई है। लेकिन इजरायल का ये दुश्मन लगातार अपनी ताकत भी दिखा रहा है। कुछ ही दिन पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल बॉर्डर के पास एक इलाके में ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इजरायल के करीब 19 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 14 तो इजरायल के सैनिक बताए जा रहे हैं। ड्रोन का वीडियो भी दिखाया गया जो हूबहू ईरान के अबाबिल ड्रोन जैसा है। हिजबुल्लाह को ईरान का फुल सपोर्ट है और यही वजह है कि इमाम खुमैनी से लेकर मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीरें हिजबुल्लाह की रैलियों में नजर आती हैं। Hezbollah is strong enough as to make the Israelis make lots of calculations before they go into any kind of open confrontation. ईरान और हिजबुल्लाह के डबल गेम को काउंटर करना इजरायल की सिरदर्दी बन गई है। अपने युद्ध का रिजल्ट दिखाने के लिए नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है। इजरायल में तनाव है, इजरायल में दबाव है। इजरायल के सामने ईरान ही नहीं, अब हिजबुल्लाह और हूथी का संकट गहरा गया है। जाहिर है ये सब देखकर ईरान बहुत खुश होगा। ईरान जो चाहता है इजरायल में वही हो रहा है। पहले ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, पूरा इजरायल दहल उठा। नुकसान इजरायल की जमीन को नहीं, इजरायल के रुतबे को हुआ, जिसे ईरान ने फौरन कैश किया। इसके बाद इजरायल से भी ईरान में स्ट्राइक होने की बात सामने आई, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। ना ही इजरायल में कोई अफसर या नेता मुंह खोलने को तैयार है। क्या इजरायल आगे नया हमला करेगा, इसका डर बना हुआ है। ईरान में व्लॉगर फरिश्ते बता रही हैं कि इस वक्त ईरान में जिंदगी कैसी है। यहाँ तेहरान में चहल पहल है, लेकिन तनाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इजरायल वाला खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। من صبح بیدار شدم اومدم دورینو چک کردم یه سری خبر دیدم راجع به شرایط اخیر ایران و اسرائیل। ईरान में सड़कों पर सब सामान्य लग रहा है, लेकिन ईरान की फोर्स चौकन्नी कर दी गई है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल लॉन्चर सब एक्टिव है। जाहिर है इसका असर आम जिंदगी में भी है, लेकिन वीकेंड की वजह से बाजार बंद रहे। ایران و مردم دارن چیکار میکنن و اینکه اینم بگم امروز جمعه است و تعطیلی ایرانی‌ها حساب میشه. ممکنه که خیلی مغازه‌ها تعطیل باشن، بعضی‌ها میان بیرون تفریح و بعضی‌ها توی خونه‌شون استراحت میکنن. بریم با هم ببینیم که ایران چه خبره. ईरान के बाद इजरायल के हालात देखिए, जहां पब्लिक चिल्ला रही है, गुस्से में है। इजरायल में नेतन्याहू की सरकार को हटाकर फौरन चुनाव की मांग होने लगी है। हजारों लोग बैनर पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। We're trying to get rid of this dictator for over a decade now. People talk about 197 days. I mean, there's no meaning to this number anymore. I'm talking about more than half a year that my son, that all the hostages are still held in Gaza and no deal is on the way. No, I don't feel enough is being done. It's unthinkable that we have people of all ages, from babies to people in their mid-80s, in there living in tunnels in unthinkable conditions, hopefully alive at this stage. But no, not enough has been done. The release of all the hostages, that would really feel like a victory for the whole of the country. Of course, to change the government. I want Bibi to go home. तेल अवीव की सड़कों पर यही सवाल और यही बवाल देखकर इजरायल के प्रधानमंत्री का रुख ईरान के बाद लेबनान की तरफ हो चुका है। और जैसा बताया कि इस वक्त गाजा में हमास को खत्म करने के साथ इजरायल का एक और मकसद है। ये है इजरायल की फौज का ऑपरेशन नसरल्ला। ऑपरेशन नसरल्ला यानी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का खात्मा। यही इजरायल का ऑपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है। लेकिन ईरान के दोस्त हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के कैडर की हिम्मत 14 अप्रैल के बाद बढ़ गई है। जब से ईरान ने इजरायल पर हमला किया है, तब से हिजबुल्लाह को महसूस हो रहा है कि वो इस इलाके में अकेला नहीं है जो इजरायल से टकरा रहा है।
जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्स भी है। It's always estimated that the Israelis, as long as the Western support and Western cover is there, they could attack. It's a possibility. But the Iranians have made it very clear, if they attack, they are going to take the retaliation 3 or 4 folds at least. If they are ready to take the brunt of what they do, then let it be. इस वक्त इजरायल से लेकर ईरान तक माइंड गेम चल रहा है। ईरान ने अपने हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली और फिर पीछे गया। इसके बाद जब इजरायल की तरफ से जवाबी हमले की बात आई तो उसकी जिम्मेदारी तेल अवीव में अभी तक किसी ने नहीं ली है। यही वजह है कि नेतन्याहू की लीडरशिप पर अब सवाल उठ रहे हैं। इजरायल में जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो हर बात के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। I think the government has failed in the last year and a half, and has brought us really to the lower level Israel has been in the last 76 years. दुनिया की नजर इजरायल पर अब भी बनी हुई है क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसने अभी तक नहीं माना है कि ईरान के हमले का जवाब दे दिया गया है। इसलिए अप्रैल का पूरा महीना ये दुनिया बहुत बड़े खतरे से जूझती रहेगी। ईरान और इजरायल की टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है। आज दुनिया भर में यही सवाल सबसे बड़ा है कि क्या वाकई अकेले पड़ गए नेतन्याहू, और वो इसलिए भी क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को हजारों की तादाद में गोला बारूद और मिसाइल देने की तैयारी कर ली। इजराइल इससे खुश भी है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी है क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को साथ में ही एक ऐसी सलाह दे दी है जिससे इजराइल ये युद्ध हार भी सकता है। इजरायल अटैक मोड में है। ईरान पलटवार की तैयारी में है। युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है। मिसाइलें तनी हुई हैं। जंगी जेट रेडी है। फाइटर ड्रोन अटैक मोड में है। दो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है, मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा, ईरानी दूतावास दहला। ईरान ने हमले के आरोप सीधे इजरायल पर लगाए। इजरायल हमले से इनकार करता रहा। अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अनजान ही बताया। दमिश्क अटैक के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल की बौछार इजरायल पर कर दी। ईरानी हमले से अमेरिका ने इजरायल को कवर दिया। सुपर पावर के साथ नाटो कंट्री भी इजरायल के कवच बने। इसके बाद जब ईरान के शेखरी बेस को धुआं किया गया, तब भी अमेरिका ने हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। इजरायल की इराक स्ट्राइक से भी अमेरिका ने दूरी बना रखी है। इसके मायने क्या है? क्या युद्ध में इजरायल अकेले फंस गया है? क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल किसी युद्ध में उलझने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस की सीक्रेट मीटिंग में क्या तय हुआ है? क्या इजरायल ईरान के टकराव से शुरू होने वाला महायुद्ध टल गया है? ये कहना तो मुश्किल है कि ईरान इजरायल शांति धारण करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका इस बारूदी फसाद में फंसने से बच रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की रणनीति के आधार पर किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका की सेनाएं मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के लिए तैनात नहीं है। अगर संकट गहराता है तो पेंटागन को क्षेत्र में सैन्य जरूरतों के बारे में दोबारा विचार करना पड़ सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में मिडिल ईस्ट के उप सहायक रक्षा सचिव माइकल मोलरॉय ने एक बयान में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकतें हैं जो हम इजरायल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है। माइकल मोलरॉय से अमेरिकी फोर्सेस के टॉप कमांडर की राय भी मिलती जुलती है। खाड़ी में अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले 4 स्टार जनरल जोसेफ वॉलेट मानते हैं कि अमेरिकी सेना को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा कि क्षेत्र में हमें कौन सी आवश्यक टिकाऊ क्षमताएं बनाए रखनी है। बड़ी चिंता लंबे वक्त तक इलाके में बने रहने की हमारी क्षमता है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं। इजरायल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को ये जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजरायल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा। ऐसे में इजरायल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए, जिसने अमेरिका की शय पर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलझ गया। अगर अमेरिका वॉर में नहीं आया तो इजरायल अकेले कितने दुश्मनों से भिड़ेगा, इसे समझना होगा। ईरान के पाले में अरब मुल्कों की पूरी ताकत जुटेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ईरान के साथ विद्रोही लड़ाकों की खोखार पलटन भी होगी। ईरान को पर्दे के पीछे रहकर रूस का साथ भी मिल सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कट्टर आतंकी भी ईरान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अकेला इजरायल इन सबसे कैसे जंग लड़ पाएगा, कब तक लड़ पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका सिर्फ चीन के खतरे भर को देखते हुए इजरायल को अकेले छोड़ रहा हो, ऐसा भी नहीं। अमेरिका लंबे अरसे से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। एक एक कर अमेरिका ने कई फ्रंट से छुटकारा पाया है। 5 मई 2018 अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपने सैनिकों की संख्या कम करने का फैसला किया था। तब दक्षिण कोरिया में 28,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने सोमालिया से अपनी फौज हटा ली थी। ISI के खिलाफ ऑपरेशन में लगे सुपर पावर के 700 सोल्जर वापस बुलाए गए थे। 2020 में इराक में मौजूद 5,000 जवानों में भी अमेरिका ने कमी की थी। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से 3,000 सैनिकों की वतन वापसी करवाई। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो नाइजर से अपने 1,000 सैनिक हटाएगा। अमेरिका ने पश्चिम अफ्रीकी देशों से सैनिकों की वापसी का पूरा प्लान बना रखा है। यही रोड मैप आगे मिडिल ईस्ट में भी लागू हो सकता है। हालांकि अमेरिका कभी भी पूरी तरह इस इलाके से दूरी बनाने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका के 800 मिलिट्री बेस हैं। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में अमेरिकी फौज तैनात। एशिया में कतर का अल उदीद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां 11,000 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की तैनाती है। इस एयरबेस से अमेरिका खाड़ी के 18 देशों में अपने सैन्य ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। मगर अमेरिका के लिए यही सैन्य तैनाती मुश्किल की भी वजह बनती है। खाड़ी में मौजूद तमाम आतंकी गुट इन अड्डों को आए दिन टारगेट बनाते हैं। अमेरिका को दुश्मन चुनने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उससे दुश्मनी मोल लेने खुद ब खुद आ जाते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका एक नए फ्रंट पर आर पार की जंग से बचने की रणनीति अपना रहा है। लेकिन इजरायल चाहकर भी युद्ध से अलग नहीं रह पाएगा, क्योंकि ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
इजरायल के हमले से घायल ईरान पलटवार की तैयारी में है। अरब वर्ल्ड में ईरान का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं। एटमी ताकत पाकिस्तान भी खुलकर ईरान के साथ है। ऐसे में अकेला इजरायल सभी देशों से टक्कर ले पाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। ये भी सच है कि इजरायल बिना नाटो और अमेरिका के सपोर्ट के जंग में उतरने की गलती कभी नहीं करेगा। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं। इजरायल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को ये जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजरायल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा। ऐसे में इजरायल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए, जिसने अमेरिका की शय पर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलझ गया। 22 अप्रैल वो तारीख, इस तारीख को तय किया गया ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे के लिए, और जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति के इस दौरे ने अमेरिका और इजराइल के कान खड़े कर दिए। ईरान के चक्कर में अब पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंस गया है। युद्ध के बीच पाकिस्तान क्यों जाएंगे इब्राहिम रईसी? इजरायल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान क्या करने वाला है? पाकिस्तान हथियार देगा या फिर फौज देगा? क्या गाजा का युद्ध वाया ईरान पाकिस्तान पहुंचने वाला है? रईसी के पाकिस्तान दौरे पर बहुत सी नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। ईरान इजरायल जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान आना तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक बहुत से कान खड़े हो गए हैं। दुनिया को बातचीत का मुद्दा बताया गया है। दोनों देशों के बीच की पाइपलाइन, जंग के हालात के बीच जिस देश को बम, बारूद और मिसाइलों की दरकार हो, वो गैस पाइपलाइन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तो आएगा नहीं। दोनों देशों के बीच मुलाकात का असली मुद्दा क्या है? शायद इसकी जानकारी अमेरिका के जासूसों ने बाइडेन प्रशासन तक पहुंचा दी है, क्योंकि अमेरिका के इस सैंक्शन से पाकिस्तान बिलबिला कर रह गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए टेक्निकल सप्लाई कर रहे बेलारूस की 1 और चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल करने का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने जिन कंपनियों पर बैन लगाया है उनमें चीन की शियान लोंगदे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, ग्रैंड पैक्ट कंपनी लिमिटेड और बेलारूस की मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बैन के बाद कहा कि इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि कंपनियों के रवैये में पॉजिटिव चेंज लाना है। जबकि बैन से बिलबिलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के भेदभाव और दोहरे मानक से परमाणु हथियार पर नियंत्रण रखने वाली अथॉरिटी पर सवाल उठते हैं। इससे पावर बैलेंस हिलाने की कोशिश हो रही है। पहले भी बिना कोई सबूत दिखाए कुछ कंपनियों को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तोड़ने की कोशिश की गई। क्या ईरान इजरायल की टेंशन बनी पाकिस्तान की मिसाइल पर बैन की वजह?
इजराइल युद्ध की अटकलों के बीच पूरा पश्चिम एशिया बारूद की भट्टी पर बैठा हुआ है। कोई नहीं जानता अगले ही पल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ये देश कब क्या कर देंगे। और इसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा। अमेरिका और इजराइल दावा करते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर बनी हुई है। अमेरिका के इस बैन को समझने के लिए आपको मिसाइलों की दुनिया और उसकी तकनीक को समझना होगा। सब कैटेगरी को छोड़ दें तो प्राइमरी तौर पर मिसाइलें 3 तरह की होती हैं: शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल। शॉर्ट रेंज मिसाइल की मारक क्षमता 300 से 1000 किलोमीटर होती है, जबकि मीडियम रेंज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है और लॉन्ग रेंज मिसाइल की क्षमता 3000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। पाकिस्तान के पास फिलहाल सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है शाहीन 3। शाहीन 3 कोई क्रूज या सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का दावा है कि शाहीन 3 की मारक क्षमता 2700 किलोमीटर है। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि वो शाहीन 3 के जरिए हिंदुस्तान के हर कोने पर निशाना साध सकता है। क्या अमेरिका को डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच मिसाइल वाली डील होने वाली है? अमेरिका के इस बैन को समझने के लिए इजराइल और ईरान युद्ध के खतरे को भी समझना होगा। दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में ईरान पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुआ, तो फिलहाल पाकिस्तान के पास इजराइल तक मार करने वाली कोई भी मिसाइल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से इजराइल की दूरी 4500 किलोमीटर है। जानकारों का मानना है कि अगर पाकिस्तान लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता है तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की खबर सुनकर ही एक्टिव हो गया और पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिया। अब पाकिस्तान के पास बिलबिलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, इसलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान की बदनामी पर नई खबर देखिए, क्योंकि ख्वाब मिसाइल का है और संसद में चप्पल चोरी हो रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल के नीचे बात नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अंदरूनी हालत यह है कि उसके नेता, मंत्री यानी हाई प्रोफाइल लोग अपने जूते चप्पल तक नहीं बचा पा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पाकिस्तानी संसद में दिन दहाड़े डकैती पड़ गई है। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तानी सांसदों के जूते चप्पल चोरी हुए हैं। ये खबर सिक्योरिटी एजेंसीज को लगी तो वो अपना सिर खुजलाते रह गए। शुक्रवार को जुमे की नमाज थी और नेशनल असेंबली के स्टाफ समेत पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिशियंस भी नमाज पढ़ने के लिए असेंबली के परिसर में बने मस्जिद में जाते हैं। जब वो लोग नमाज पढ़ के वापस लौटे तो मस्जिद के दरवाजे से 20 जोड़ी से ज्यादा जूते चप्पल उड़ा लिए गए थे।